शुरुआत से ही सब कुछ गलत होने लगा था। लगातार 1 महीने तक ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा शहर तबाह होने लगा। लेकिन एक्सपर्ट्स अब भी इसे सिर्फ एक रेयर क्लाइमेट फेनोमेनन बताकर अफवाहों को झूठा साबित करने में लगे थे। दूसरी तरफ फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, कम्युनिकेशन पूरी तरह कट चुका था, पूरे शहर में पानी और बिजली गायब थी, और नीचे रहने वाले पड़ोसी सिर्फ एक बॉटल वाटर के बॉक्स के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। तभी मुझे समझ आ गया कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। मेरा नाम लिन जो है, मैं एक साधारण ऑफिस वर्कर हूं, लेकिन इस नौकरी ने मुझे एक खास स्किल दी थी, ढेर सारी इंफॉर्मेशन में से सबसे खतरनाक सिग्नल पहचानने की। मेरे फोन का वेदर फोरकास्ट कई दिनों से बंद पड़ा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लोडिंग आइकन लगातार घूम रहा था। कभी कभी लोकल न्यूज खुलती थी, जहां रेनकोट पहने एंकर घुटनों तक भरे पानी में खड़ा होकर बड़ी ही ऑप्टिमिस्टिक आवाज में कहता कि ये सिर्फ 100 साल में एक बार आने वाला सीवियर वेदर है, रेस्क्यू टीम रास्ते में है और सभी लोग शांत रहें। लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखा। नीचे का छोटा गार्डन गंदे पीले पानी में पूरी तरह डूब चुका था। कई कार्स में सिर्फ उनकी छतें दिखाई दे रही थी। हवा में मिट्टी, सड़ांध और निराशा की बदबू घुल चुकी थी। तीसरे दिन भी बारिश नहीं रुकी और तभी मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। उस दिन बारिश का रंग जंग जैसा लाल था और जमीन पर गिरते ही अजीब चिकनी चमक छोड़ रही थी। मैंने बालकनी में रखे सारे प्लांट्स देखे तो वे एक ही रात में पूरी तरह सूख चुके थे। उनकी पत्तियां ऐसे काली होकर मुड़ गई थी जैसे आग में जल गई हों। उसी पल मैंने तय कर लिया कि एक्सपर्ट्स की एक भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने तुरंत सारे शॉपिंग एप्स खोल दिए और जितना हो सकता था उतना राइस, फ्लावर, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, कैन फूड, प्यूरिफाइड वाटर और लंबे समय तक चलने वाला हर फूड आइटम कर दिया। इसके बाद बैटरीज, कैंडल्स, लाइटर्स, फर्स्ट एड किट्स, एंटीबायोटिक्स, कोल्ड मेडिसिन और मेडिकल डिसइंफेक्टेंट पाउडर तक खरीद डाले। सिर्फ 3 दिनों में मेरा क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो गया। सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई। आखिरी बार जब कॉरियर वाला सामान देकर गया तो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई पागल आदमी हूं जो घर में महीनों के लिए छिपने की तैयारी कर रहा हो। जाते जाते वो हंसते हुए बोला कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो लोग पागल हो जाएंगे। शायद ये उसकी आखिरी डिलीवरी हो, इसलिए मुझे भी अपना ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से उसे भी थोड़ा फूड स्टोर कर लेना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि बहुत जल्द उसे भी सच्चाई समझ आ जाएगी। आने वाले समय में फूड ही पूरे शहर की सबसे कीमती करेंसी बनने वाला था। जिस घर में मैं रहता था वो किराए का था, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में मेरे दादाजी की छोड़ी हुई एक पुरानी कन्वीनियंस स्टोर थी। वही मेरी जिंदगी की इकलौती पूंजी थी। वो एक पुराने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर बनी थी और आसपास की जमीन से लगभग 2 मीटर ऊंची थी, इसलिए बरसात में कभी डूबी नहीं थी। अब वही मेरी नोज आग बनने वाली थी। अगले 2 दिन मैंने चींटियों की तरह एक एक करके अपना सारा स्टॉक किराए के घर से उस कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचाया। सब कुछ अंदर जमा करने के बाद मैंने स्टील पाइप्स और वुडन प्लैंक्स की मदद से अंदर से रोलिंग शटर और बैक डोर को इतनी मजबूती से ब्लॉक कर दिया कि कोई आसानी से अंदर नहीं आ सकता था। फिर मैं राशन के पहाड़ के बीच खड़ा बाहर चल रहे तूफान की आवाज सुनता रहा और पहली बार मुझे अजीब सी सिक्योरिटी महसूस हुई, क्योंकि मैंने सही फैसला लिया था। बारिश 10वें दिन तक भी नहीं रुकी। पूरे शहर में 12 दिन से पानी की सप्लाई बंद थी, 14 दिन से बिजली गायब थी और कल मेरा फोन सिग्नल भी पूरी तरह खत्म हो गया। अब बारिश की इस दीवार ने मुझे पूरी दुनिया से काट दिया था और मेरी कन्वीनियंस स्टोर एक अकेला आइलैंड बन चुकी थी। दूसरी मंजिल पर दादाजी का छोटा सा रेस्ट रूम था, जिसमें एक सिंगल बेड, एक टेबल और सड़क की तरफ खुलने वाली छोटी सी विंडो थी। वहीं बैठकर मैंने नीचे देखा तो सड़क पर लगभग 1 मीटर ऊंचा गंदा पीला पानी भरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कोई सोफा तैरता दिखाई देता, कभी लकड़ी का तख्ता और एक बार तो एक मरा हुआ पालतू कुत्ता भी पानी में बहता दिखा। मैंने लंच मीट का एक कैन खोला, स्विस आर्मी नाइफ से उसका टुकड़ा काटकर मुंह में डाला। वो ठंडा, चिकना और मेटल कैन जैसी स्मेल वाला था, लेकिन उस समय वही दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लग रहा था। खाते खाते मैंने बाइनोक्यूलर्स उठाए और सामने वाली बिल्डिंग को देखने लगा, जहां अपोकलिप्स का पहला असली सीन शुरू हो चुका था। तीसरी मंजिल पर रहने वाला एक यंग कपल मेरी नजर में आया। मैं उन्हें पहले भी कई बार देख चुका था। लड़का शांत स्वभाव का था, चश्मा पहनता था, जबकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और किसी भी दिन बच्चे को जन्म दे सकती थी। दोनों हमेशा हाथ पकड़कर बाहर निकलते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस वक्त लड़का बालकनी की रेलिंग पर आधा लटका हुआ क्लोथ्स, ड्राइंग रॉड से पानी में बह रहे
इंस्टेंट नूडल्स के एक बॉक्स को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। पानी में भीगने की वजह से वो बॉक्स फूल चुका था और कभी भी टूट सकता था। उसकी पत्नी पीछे खड़ी उसकी कमर कसकर पकड़े हुए थी। लड़के ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार थोड़ा सा दूर रह गया। घबराहट में उसने अपना आधा शरीर बालकनी से बाहर निकाल दिया और तभी उसका पैर फिसल गया। वो सीधे नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी ने चीखते हुए उसकी टांग पकड़ ली। अब दोनों बालकनी के बाहर हवा में लटके हुए तूफान के बीच झूल रहे थे। मैं जानता था कि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स देकर उनकी जान बचा सकता हूं। मैं विंडो तक गया और उनकी तरफ देखा, लेकिन फिर वहीं रुक गया। मेरे पास जो सप्लाईज थी वे किसी की जान बचाने के बदले मिलने वाली सबसे बड़ी कीमत के लिए थी, सिर्फ थैंक यू सुनने के लिए नहीं। आखिरकार लड़का किसी तरह वापस बालकनी पर चढ़ाया। दोनों वहीं बैठ गए, खाली क्लोथ्स रॉड को पकड़कर। उनके चेहरों से उम्मीद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट पानी में बहते हुए दूर कहीं गायब हो गया। मैंने बाइनोक्यूलर्स नीचे रख दिए और बिना किसी भाव के लंच मीट का आखिरी टुकड़ा खा लिया। मुझे पता था कि भूख ही सबसे पहले इंसानों को तोड़ने वाली है। शाम होते होते भी बारिश बिल्कुल नहीं रुकी। पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। मैंने तकिए के पास रखा क्रोबार उठाया और दबे पांव पहली मंजिल पर उतर आया। दस्तक लगातार जारी थी, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के, लेकिन उसकी लय अजीब तरह से डर पैदा कर रही थी। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई, कोई है? दरवाजा खोलो। मुझे पता है अंदर कोई है। यहां लाइट जल रही है। रोलिंग शटर और बारिश की आवाज के बीच उसकी आवाज थोड़ी टूटी हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दबाव था। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे अच्छी तरह पता था कि जब पूरे शहर का पावर ग्रिड खत्म हो चुका हो, तब अंधेरे में जलती हुई एक लाइट भूखे भेड़ियों के सामने रखे मांस के टुकड़े जैसी होती है। फिर बाहर से आवाज आई, हमें पता है अंदर कोई है। हम मदद करने आए हैं। हमारे साथ पुलिस भी है। पुलिस? ये सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। ऐसे समय में पुलिस की पहचान माफिया से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और रोलिंग शटर के नीचे बने छोटे से गैप से बाहर झांकने लगा। बाहर झांक कर देखा तो एक स्पीड बोट दुकान के सामने पानी में खड़ी थी और उसके चारों तरफ हल्की हल्की लहरें बन रही थी। सड़क पर रेनकोट पहने 3 आदमी खड़े थे और तीनों के हाथों में फ्लैशलाइट थी। उनकी तेज रोशनी बार बार मेरी रोलिंग शटर पर पड़ रही थी, जिससे कुछ भी साफ देखना मुश्किल हो रहा था। सबसे आगे खड़ा आदमी हटा कट्टा था। उसने अपनी रेनकोट की हैट उतारी और उसका चेहरा देखते ही मैं उसे पहचान गया। वो हमारे इलाके का पुलिस ऑफिसर वोंग था। रेजिडेंस परमिट के सिलसिले में पहले कई बार उससे मुलाकात हो चुकी थी। ऊपर से देखने में वो मिलनसार और बेबाक इंसान लगता था। उसके साथ खड़े बाकी 2 आदमी मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन उनकी आंखों की क्रूरता और हाथों पर बने टैटू साफ बता रहे थे कि वे किसी भी हालत में अच्छे लोग नहीं थे। ऑफिसर वोंग ने ऊंची आवाज में कहा, बॉस लिन, मुझे पता है अंदर तुम ही हो। तुम्हारी कन्वीनियंस स्टोर मुझे अच्छी तरह याद है। दरवाजा खोलो। हम सब पड़ोसी हैं। ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें बस थोड़ा खाना और कुछ दवाइयां चाहिए। उसकी आवाज सुनने में बेहद ईमानदार लग रही थी, लेकिन उसके हर शब्द के पीछे छिपा लालच मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल चुप खड़ा रहा। लगभग 1 मिनट तक बाहर भी सन्नाटा छाया रहा। तभी उसके साथ खड़ा एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, धत तेरे की, इतना नाटक क्यों? ऑफिसर वोंग, इससे बात करने का क्या फायदा? सीधा दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन ऑफिसर वोंग ने उसे तुरंत नहीं रोका। उसने फ्लैशलाइट से मेरी रोलिंग शटर को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, खासकर लॉक और किनारों को। फिर बोला, रुको, यह दरवाजा अंदर से रीइंफोर्स किया गया है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे याद है, जब इसके दादाजी ने यह दुकान बनवाई थी तब पीछे सीवर के पास एक बहुत छोटा वेंटिलेशन ओपनिंग छोड़ा था। वो इतना छिपा हुआ है कि किसी की नजर नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल जैसे डूब गया। लगातार बारिश, कम्युनिकेशन बंद, बिजली पानी खत्म और दुनिया से कटे हुए इस हालात में मुझे पहले ही समझ आ चुका था कि आसमान सच में टूट चुका है। दादाजी के गुजरने के बाद मैंने कभी दुकान रिनोवेट करने का सोचा था और उसी समय पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा था। तब पता चला था कि दीवार के अंदर एक पुराना वेंटिलेशन डक्ट बना हुआ है, जिसका एग्जिट पीछे वाली गली में कबाड़ के ढेर के पीछे छिपा हुआ था। ओपनिंग इतनी छोटी थी कि कोई बड़ा इंसान उसमें घुस ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वही छोटी सी गलती
मेरे सिर पर लटकती तलवार बन चुकी थी। मैं बिना एक पल गवाए दौड़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और स्टोर रूम में घुस गया, जहां पुराने सामान का ढेर लगा था। मैंने घबराकर वो टूटी फूटी लकड़ी की अलमारी हटाई और उसके पीछे दीवार में लगभग 30 सेंटीमीटर का चौकोर वेंट साफ दिखाई दिया। ओपनिंग पर लगी जंग लगी आयरन ग्रिल अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसे पकड़ने वाले स्क्रूज इतने ढीले हो चुके थे कि जरा सा जोर लगते ही निकल सकते थे। तभी बाहर से लोहे के किसी चीज के पत्थर से टकराने की आवाज आने लगी। वे तीनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। साफ था कि उन्हें वेंट मिल चुका था। मेरा दिमाग पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। अब छिपकर बैठना बेकार था। उनके पास उसे खोलने के लिए जरूरी टूल्स जरूर होंगे। ये सिर्फ समय की बात थी। उनसे रहम की भीख मांगना उससे भी बड़ी बेवकूफी होती। एक बार उन्हें पता चल जाता कि मेरे पास ढेर सारी सप्लाईज हैं और मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं, तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वे दोबारा इस दुकान के पास आने की भी हिम्मत न करें। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक बाल्टी पर पड़ी। उसमें कई साल पहले दीमक से बचाव के लिए खरीदी गई इंडस्ट्रियल अल्कोहल की कैन रखी थी। उसके पास ही वेटरनरी डिसइंफेक्टेंट पाउडर के कुछ पैकेट भी पड़े थे, जिन्हें मैंने पहले से स्टोर करके रखा था। उनका मुख्य केमिकल पोटेशियम परमैंगनेट था। उसी पल मेरे दिमाग में एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार हो गया। मैंने अल्कोहल का बैरल उठाकर वेंट के ठीक पास रख दिया और उसका ढक्कन खोल दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। फिर मैंने डिसइंफेक्टेंट पाउडर का एक पैकेट खोला और उसमें मौजूद बैंगनी काला पाउडर सावधानी से एक आयरन ट्रे में डालकर उसे वेंट के ठीक नीचे रख दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि पोटेशियम परमैंगनेट और अल्कोहल एक साथ मिलते ही बेहद तेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू होती है, जो कुछ ही पलों में भयंकर हीट और आग पैदा कर सकती है। अब अगला कदम सिर्फ सही समय का इंतजार करना था। मैंने तुरंत एक लंबा बैम्बू पोल उठाया और स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। बाहर आयरन ग्रिल को उखाड़ने की आवाज हर सेकंड और साफ होती जा रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, मिल गया, यही है। दूसरा आदमी बोला, कमाल है, इतनी छोटी जगह से कौन घुसेगा? तभी किसी ने हंसते हुए जवाब दिया, मनकी को भेजो, वही निकल जाएगा। अगले ही पल वेंट के अंदर से किसी के रेंगने की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई चूहा पाइप के अंदर से आगे बढ़ रहा हो। आवाज लगातार मेरी तरफ आ रही थी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन बैम्बू पोल पर मेरी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। जैसे ही मनकी नाम का वह दुबला-पतला आदमी वेंट से अपना सिर बाहर निकालने ही वाला था, उसी पल मैंने पूरी ताकत से बैम्बू पोल आगे धक्का दिया। लेकिन मेरा निशाना वो आदमी नहीं था। मैंने पोल सीधे इंडस्ट्रियल अल्कोहल से भरे प्लास्टिक बैरल पर मारा। जोरदार आवाज के साथ आधा बैरल पलट गया और सारी अल्कोहल बहते हुए बिल्कुल उसी आयरन ट्रे में जा गिरी जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट भरा हुआ था। अगले ही पल कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। जैसे ही बैंगनी काला पाउडर और पारदर्शी अल्कोहल आपस में मिले, भयानक ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू हो गई और नीले बैंगनी रंग की आग जोरदार धमाके के साथ भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में पूरी वेंटिलेशन डक्ट आग की लपटों से भर गई। पाइप के अंदर से मनकी की दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसका पूरा सिर आग की लपटों में घिर चुका था और वो तड़कता हुआ जलते हुए इंसानी गोले की तरह पाइप के अंदर ही छटपटा रहा था। आग वेंट से बाहर निकलकर पीछे वाली गली तक फैल गई। बाहर ऑफिसर वोंग और उसके साथियों की घबराई हुई चीखें सुनाई देने लगी। मैं दीवार से टिककर जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरी नाक में जले हुए मांस और अल्कोहल की तीखी बदबू भर चुकी थी। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी, बस इतना महसूस हो रहा था कि मैं किसी तरह जिंदा बच गया हूं। मैंने आग की मदद से उन्हें भगा तो दिया था, लेकिन उसी आग ने मेरी मौजूदगी भी पूरी तरह सबके सामने खोल दी थी। आज की रात के बाद मैं सिर्फ अपनी सप्लाईज बचाकर जीने वाला साधारण इंसान नहीं रहा। अब मैं उस खजाने की रखवाली करने वाला ड्रैगन बन चुका था, जिसे हर कोई लूटना चाहता था। मैं थका हुआ शरीर घसीटते हुए दूसरी मंजिल के लॉन्ज में वापस पहुंचा और विंडो की दरार से बाहर का हाल देखने लगा। ऑफिसर वोंग और उसकी असॉल्ट बोट अब तक गायब हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी सावधानी बिल्कुल कम नहीं की। पूरी रात मैं उसी विंडो के पास बैठा रहा। अगली सुबह सूरज निकलने तक मेरी आंखों में नींद नहीं आई। जब बाहर कुछ देर के लिए शांति हुई, तभी मैंने थोड़ी देर आराम करने के लिए आंखें बंद की। नींद आते ही मुझे एक अजीब सपना दिखाई दिया। सपने में बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी, बाढ़ का पानी उतर गया था और पूरा शहर फिर से पहले जैसा खुशहाल बन चुका था।
मैं अपनी कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकला तो गर्म धूप मेरे शरीर पर पड़ रही थी। सड़क पर चलते सभी लोग मुस्कुराकर मुझे अपकलिप्स के समय उन्हें शरण देने के लिए धन्यवाद कह रहे थे। तभी मेरी नजर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सुचिंग पर पड़ी। वो सफेद ड्रेस पहनकर सड़क के मोड़ पर मुस्कुरा रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। अगले ही पल उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह से काला खून बहने लगा। मैं ठंडे पसीने में भीगा हुआ झटके से जाग गया। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तभी नीचे से पहले से कहीं ज्यादा बड़ा शोर सुनाई दिया। मैंने तुरंत बाइनोक्यूलर्स उठाए और विंडो से बाहर देखा। इस बार वहां कोई बोट नहीं थी। सामने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग बाढ़ में डूबे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से निकलकर सीने तक पानी में चलते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। दूर से वे घबराई हुई चींटियों के झुंड जैसे दिखाई दे रहे थे। उनका एक ही टारगेट था, मेरी कन्वीनियंस स्टोर। भीड़ के सबसे आगे वही आदमी था जिसने कल क्लोथ्स ड्राइंग रॉड से इंस्टेंट नूडल्स निकालने की कोशिश की थी। इस समय वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को दोनों बाहों में उठाए हुए था। उसकी पत्नी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और वह लगभग बेहोश थी। उस आदमी के चेहरे पर एक साथ डर, बेबसी, विनती और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे खड़े हर इंसान के चेहरे पर भी वही भाव थे। वे यहां सिर्फ जिंदा रहने नहीं आए थे, वे मेरी सारी सप्लाईज छीनने भी आए थे। तभी मुझे समझ आ गया कि असली मुसीबत अब शुरू हुई है। ऑफिसर वोंग और उसके 2-3 साथियों से मैं चालाकी और सख्ती से निपट सकता था, लेकिन भूख और निराशा से पागल हो चुके सैकड़ों आम लोगों के सामने मेरी हर योजना बेकार थी। अगर ये भीड़ एक बार लहर बनकर टूट पड़ी तो मेरी ये छोटी सी नोज आग कुछ ही मिनटों में बिखर जाएगी। नीचे से लगातार आवाजें आने लगी, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, हमें पता है अंदर खाना है, थोड़ा सा हमारे साथ बांट दो, मेरी पत्नी मर रही है, उसे खाना चाहिए, साफ पानी चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को गोद में उठाए वो आदमी बार बार पूरी ताकत से रोलिंग शटर पर अपना शरीर मार रहा था। हर टक्कर के साथ पूरी कन्वीनियंस स्टोर हिलने लगी। धीरे धीरे और लोग भी उसके साथ दरवाजा तोड़ने लगे। कोई हाथों से धक्का दे रहा था, कोई पैरों से मार रहा था, तो कोई पानी में तैरती लकड़ियां और लोहे का कबाड़ उठाकर शटर पर दे मार रहा था। रोलिंग शटर और अंदर लगे स्टील पाइप्स की घर्षण से निकलती डरावनी आवाज मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा रही थी। मैंने दोनों कान बंद किए और खुद को जबरदस्ती शांत रखने की कोशिश की। मैं किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोल सकता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता सारी व्यवस्था उसी पल खत्म हो जाती। ये लोग टिड्डियों की तरह अंदर घुसकर सब कुछ लूट लेते, फिर आखिरी बिस्किट के लिए आपस में एक दूसरे की जान लेने लगते, और उस दरवाजे का रखवाला होने की वजह से सबसे पहले मेरी ही लाश गिरती। लेकिन नीचे उस आदमी की बाहों में मुश्किल से सांस ले रही प्रेग्नेंट औरत को देखकर मेरा दिल भी बुरी तरह कसने लगा। उसी समय मेरी नजर भीड़ के पीछे हुई हलचल पर पड़ी। ऑफिसर वोंग अपनी असॉल्ट बोट के साथ वापस लौट आया था। इस बार उसके साथ सिर्फ वही टैटू वाला आदमी था और एक दुबला पतला लड़का जिसके हाथ में लाउड स्पीकर था। कुछ ही पल में पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। ऑफिसर वोंग की आवाज लाउड स्पीकर से पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, सब लोग मेरी बात सुनो। शोर मचाती भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई और सबकी नजरें उसकी तरफ टिक गई। इस अपकलिप्स में एक असॉल्ट बोट और एक लाउड स्पीकर ही ताकत और व्यवस्था की निशानी बन चुके थे। ऑफिसर वोंग ऊंची आवाज में बोला, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे पता है कि तुम सब भूखे हो, तुम सब मुश्किल में हो, लेकिन हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस दुकान का मालिक लिन जो है, इसने जानबूझकर ढेर सारी सप्लाईज छिपा कर रखी है ताकि बाकी लोग भूख से मर जाए। कल रात मेरे एक साथी सिर्फ कम्युनिटी के लिए दवाइयां मांगने आए थे, लेकिन इसने उन्हें जिंदा जला दिया। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ पल पहले जिन आंखों में विनती थी, उनमें अब नफरत और गुस्सा भर चुका था। लोग चिल्लाने लगे, कातिल, इसने इंसान को जिंदा जला दिया, इतना सारा खाना अकेले क्यों छिपाकर रखा है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ऑफिसर वोंग ने एक ही चाल में सच और झूठ को उलट दिया था। उसने लोगों को भड़का दिया, खुद को जनता का रक्षक बना दिया और मुझे एक लालची, निर्दयी हत्यारा साबित कर दिया। फिर उसने दोबारा लाउड स्पीकर उठाया और बोला, सुनो, मैंने ऊपर रेस्क्यू टीम से संपर्क कर लिया है, वे जल्द ही आएंगे, लेकिन तब तक हमें खुद अपनी मदद करनी होगी। हम अंदर बैठे एक आदमी को ये नहीं देखने देंगे कि पूरा मोहल्ला भूख से मर जाए। हम न्याय के लिए खड़े हैं। उसे अपनी सारी सप्लाईज बाहर निकालकर सबके बीच बराबर बांटनी होंगी। बस इतना सुनना था
कि भीड़ पूरी तरह भड़क उठी। अब वे मदद मांगने वाले लोग नहीं रहे थे। उनकी नजरों में वे न्याय लेने आए हुए लोग थे। सबसे आगे खड़ा वही आदमी जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को गोद में उठाए हुए था। उसने भी मेरी रोलिंग शटर की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था, जैसे वह दरवाजे को अपनी नजरों से ही जला देना चाहता हो। ऑफिसर वोंग ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर जीत और चालाकी से भरी ठंडी मुस्कान फैल गई। तभी उसने असॉल्ट बोट से एक बड़ा कटर निकाला। अगले ही पल मशीन की तेज घरघराहट गूंज उठी और चिंगारियां उड़ने लगी। मेरी आंखें फैल गई। वे लोग अब जबरदस्ती अंदर घुसने वाले थे। कटर की गर्जना के साथ रोलिंग शटर कांपने लगी और उस पर धीरे धीरे एक लंबी दरार बननी शुरू हो गई। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक एक भारी और दबी हुई गन शॉट पूरे आसमान में गूंज उठी। ये आवाज किसी सामान्य गन जैसी नहीं थी, वो कहीं ज्यादा भारी और डरावनी थी। पूरा इलाका एक पल में शांत हो गया। कटर तुरंत बंद हो गया। ऑफिसर वोंग घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी दूसरी गनशॉट गूंजी। धाय! इस बार गोली ऑफिसर वोंग के पैरों के ठीक सामने पानी में लगी और पानी का बड़ा फवारा उछल पड़ा। वो डरकर चीखा और सीधे असॉल्ट बोट में गिर पड़ा। पूरी भीड़ में भगदड़ मच गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि गोली कहां से चली है। मैं भी तुरंत बाइनोक्यूलर्स उठाकर आसपास की सभी बिल्डिंग्स देखने लगा। तभी मेरी नजर सड़क के दूसरी तरफ सबसे ऊंची अधूरी बिल्डिंग पर जाकर रुक गई। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर, जहां अभी तक ग्लास भी नहीं लगे थे, एक परछाई पल भर के लिए दिखाई दी। उस इंसान के हाथ में स्कोप लगी लंबी स्नाइपर राइफल थी। फिर वो उतनी ही तेजी से गायब हो गया। मैं हैरान रह गया। आखिर मेरी मदद कौन कर रहा था? ऑफिसर वोंग घबराकर अपने आदमियों को बोट चलाने का आदेश देने लगा और कुछ ही सेकंड में शर्मनाक हालत में वहां से भाग निकला। उन दो रहस्यमयी गोलियों ने कुछ ही पलों में पूरी भीड़ का जोश ठंडा कर दिया। सभी लोग डर से उस अधूरी बिल्डिंग की तरफ देखने लगे, फिर मेरी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ नजर डाली और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सबसे आगे खड़ा वही आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को बाहों में लिए एक बार मेरी बंद रोलिंग शटर को देखता, फिर अपनी मुश्किल से सांस ले रही पत्नी की तरफ देखता। उसके चेहरे पर भयंकर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसकी जीने की चाह जीत गई। उसने दांत भींचे, पत्नी को कसकर पकड़ा और वापस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ भी बिखरने लगी। कुछ ही मिनट पहले जो संकट मुझे पूरी तरह निगल सकता था, वो सिर्फ 2 गोलियों की वजह से खत्म हो गया। मैं दीवार से टिक गया। मेरी पीठ ठंडे पसीने से पूरी भीग चुकी थी। मैंने फिर से बाइनोक्यूलर्स उठाकर उस अधूरी बिल्डिंग की छत को देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। सब कुछ खाली था। फिर भी मेरे मन में तूफान उठ चुका था। इस पूरी दुनिया से कटे हुए शहर में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसके पास स्नाइपर राइफल जैसी ताकतवर वेपन थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसने ऑफिसर वोंग को मारने के बजाय सिर्फ वार्निंग दी थी। आखिर उसका मकसद क्या था? वो मेरी मदद क्यों कर रहा था? मुझे महसूस हुआ कि यह रहस्यमयी स्नाइपर ऑफिसर वोंग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन कल वही राइफल मेरी तरफ भी उठ सकती थी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसकी असली पहचान पता करनी ही होगी। लेकिन फिलहाल मेरे सामने उससे भी जरूरी काम था। मैं नीचे उतरा और कटर से बनी दरार के पास जाकर बाहर झांका। ज्यादातर लोग वापस अपनी बिल्डिंग्स में लौट चुके थे, लेकिन कुछ भूखे और कमजोर लोग अब भी आसपास के पानी में भटक रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उनकी आंखों में सिर्फ खाने की चाह बची थी। साथ ही वे उस अनदेखे स्नाइपर से भी डरे हुए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि यही सही मौका है। मैं हमेशा सिर्फ बचाव नहीं कर सकता, मुझे कुछ लोगों को अपना बनाना होगा। मैं वेयरहाउस में गया। 5 किलो चावल की एक बोरी, सूखी नूडल्स का एक पैकेट और मिनरल वाटर की कुछ बॉटल्स उठाई। फिर कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे में बने उस छोटे ड्रॉप स्लॉट को खोला जिससे पहले न्यूज़पेपर और मिल्क अंदर लिया जाता था। शांत सड़क पर स्लॉट खुलने की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन मैं खुद बाहर नहीं आया। मैंने सिर्फ एक बॉटल मिनरल वाटर और नूडल्स का एक पैकेट स्लॉट से बाहर धकेल दिया। दोनों सीढ़ियों पर गिर पड़े। बाहर खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड बाद सबसे पास खड़ा एक लंबा दुबला आदमी अचानक झपट पड़ा और बिजली की तेजी से खाना उठा लिया। उसने उन्हें अपनी छाती से कसकर चिपका लिया, फिर घबराकर चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कोई छीन न ले।
आखिर में उसने मेरी तरफ सिर झुकाकर गहरा धन्यवाद किया और बिना पीछे मुड़े जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग गया। बाकी बचे लोगों की आंखें अब भी लाल थी। वे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से मेरी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मैंने इस बार और खाना बाहर नहीं निकाला। मैं ड्रॉप स्लॉट के पीछे खड़ा होकर उनसे बोला, मेरे पास खाना है, लेकिन ये फ्री नहीं मिलेगा। बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। भीड़ में से किसी ने बेबसी से कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, न सोना चाहिए और न ही चांदी के गहने। मुझे मेडिसिन चाहिए, खासकर एंटीबायोटिक्स और फीवर मेडिसिन। मुझे हर मॉडल की बैटरीज चाहिए। मुझे टूल्स चाहिए, जैसे रेंच, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर और दूसरे काम के सामान। मुझे लोगों की भी जरूरत है। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, जैसे तुम डॉक्टर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या सिर्फ इतने ताकतवर हो कि मेहनत कर सको, तो मैं तुम्हें रोज का कम से कम खाना देने की गारंटी देता हूं। जो मेडिसिन या काम की सप्लाईज लाएगा, उसे और अच्छा खाना मिलेगा। आमोक्सिसिलिन का एक बॉक्स लाओ और बदले में 10 जिन चावल ले जाओ। इस्तेमाल लायक कार बैटरी लाओ तो 20 जिन चावल मिलेंगे। जिसके पास जो है वो अभी लेकर आ सकता है। मेरी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे शांत पानी में किसी ने बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। पूरी भीड़ अचानक चुप हो गई। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। तभी भीड़ को चीरते हुए चश्मा पहने एक मिडिल एज्ड आदमी आगे आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं 3rd हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं। मेरा नाम चुनबिन है। मेरे घर में अभी भी कुछ मेडिसिन बची है। मेरी 5 साल की बेटी को तेज बुखार है। मुझे फीवर मेडिसिन चाहिए और खाने की भी जरूरत है। उसकी बात सुनते ही मेरा मन बदल गया। एक डॉक्टर इस समय किसी खजाने से कम नहीं था। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कौन कौन सी मेडिसिन है? उसने तुरंत जवाब दिया, कुछ सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, थोड़ा आइब्यूप्रोफेन है, इमरजेंसी के लिए घर में रखा था। मैंने बिना देर किए कहा, ठीक है, अपनी सारी मेडिसिन लेकर आओ। बदले में तुम्हें 20 जिन चावल, 10 कैन फूड और बच्चों के लिए फीवर मेडिसिन का पूरा बॉक्स मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम और तुम्हारी बेटी यहां आकर रह भी सकते हो। मेरी बात सुनते ही चुनबिन की आंखें चमक उठीं। उसके होंठ खुशी से कांपने लगे। उसने बार बार सिर झुकाकर हामी भरी। ये सौदा बाकी लोगों के लिए भी एक सिग्नल बन गया। भीड़ में फिर हलचल मच गई। कोई बोला, मैं कार मैकेनिक हूं। दूसरा बोला, मेरे पास बहुत ताकत है। तीसरा चिल्लाया, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं, लड़ भी सकता हूं। कोई बोला, मेरे पास कोई खास स्किल नहीं है, लेकिन जो काम दोगे कर दूंगा, बस खाने को मिल जाए। मैं उन सबको ध्यान से देखता रहा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं इस बर्बाद दुनिया के बीच अपना एक नया रूल और नया ऑर्डर बना रहा हूं, और उस पूरे सिस्टम का केंद्र में था, और मेरे पीछे जमा वो सप्लाईज का पहाड़। लगभग आधे घंटे बाद चुनबिन अपनी 5 साल की बेटी और घर की सारी मेडिसिन लेकर मेरी कन्वीनियंस स्टोर के सामने पहुंच गया। मैंने पहली बार अंदर से रीइंफोर्स बैक डोर खोला। कई दिनों बाद सूरज की रोशनी मेरे इस छोटे से किंगडम के अंदर आई। चुनबिन की बेटी तेज बुखार में तप रही थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था और वो अपने पिता की बाहों में बीमार बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटी हुई थी। मैंने बिना समय गवाए फीवर मेडिसिन का एक बॉक्स निकाला, साफ गुनगुना पानी दिया और चुनबिन से तुरंत अपनी बेटी को दवा पिलाने के लिए कहा। उसके बाद मैंने पिता और बेटी दोनों को दूसरी मंजिल पर बने उस कमरे में रहने की जगह दी जहां पहले बेकार सामान रखा रहता था। मैंने उसे पहले ही साफ कर दिया था। कमरा बहुत साधारण था, लेकिन कम से कम वो उन्हें बारिश और तूफान से सुरक्षित रख सकता था। चुनबिन मेरी इस मदद के लिए इतना भावुक हो गया कि लगभग घुटनों पर बैठकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन मैंने उसे साफ कहा, ये एहसान नहीं है, ये एक डील है। तुमने अपनी मेडिकल नॉलेज के बदले यहां रहने का अधिकार खरीदा है। इसके बाद मैंने उसकी लाई हुई मेडिसिन ध्यान से चेक की। उनमें सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के कई बॉक्स थे, आइब्यूप्रोफेन सस्पेंशन की 2 बॉटल्स थी, साथ में कुछ कोल्ड मेडिसिन और बैंडेड भी थे। मात्रा ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस समय वही असली लाइफ सेविंग ट्रेजर था। मैंने सारी मेडिसिन को अच्छी तरह अलग अलग करके सुरक्षित रख दिया। अब मेरे पास सिर्फ खाना ही नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर भी था जो किसी भी इंजरी या बीमारी का इलाज कर सकता था। इसका मतलब था कि भविष्य में मेरी टीम कहीं ज्यादा मजबूत होगी और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी कीमती सर्विस के बदले में और भी ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सकूंगा। उस दिन के बाकी समय में भी एक एक करके कई लोग मेरी कन्वीनियंस स्टोर के सामने आते रहे। हर कोई अपने पास बची हुई कोई न कोई चीज लेकर आया था, क्योंकि अब इस उजड़ी हुई दुनिया में जिंदा रहने का सबसे बड़ा नियम शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद जियांग
यी नाम का एक दुबला-पतला युवक मेरी कन्वीनियंस स्टोर पर आया। उसने बताया कि वो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में टेक्नीशियन था। उसके साथ एक बड़ा सा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी यूपीएस था, जिसे वो किसी तरह घसीट कर यहां तक लाया था। उसने भरोसे से कहा, अगर इसे चार्ज करने का कोई तरीका मिल जाए तो ये लगातार स्टेबल लाइटिंग दे सकता है। उसकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि ऐसा इंसान मेरे लिए कितना कीमती है। मैंने उसे खाना दिया और कन्वीनियंस स्टोर की पहली मंजिल पर रहने की इजाजत भी दे दी। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसे इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी समझ हो। इसके बाद भी कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आए। कोई फफूंदी लगे पुराने कपड़े लेकर आया, कोई बेकार गैस लाइटर, तो कोई कुछ पुरानी किताबों के बदले इंस्टेंट नूडल्स मांगने लगा। लेकिन मैंने उन सभी को साफ मना कर दिया। मेरे रिसोर्सेज बहुत सीमित थे और मुझे यकीन करना था कि हर एक सामान के बदले मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू मिले। फैसला भले ही कठोर था, लेकिन इस नई दुनिया में ऐसा करना जरूरी था। अब मेरे इस छोटे से किंगडम में मेरे अलावा 3 और लोग थे। डॉक्टर चुनबिन, उसकी छोटी बेटी और इलेक्ट्रिशियन जियांगी। जियांगी एक असली टेक गीक था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके हाथों का कमाल लाजवाब था। थोड़ी ही देर में उसने दूसरी मंजिल की कई लाइट्स दोबारा चालू कर दी। कई दिनों बाद जब हल्की सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली तो चुनबिन की आंखें नम हो गई। उसकी बेटी दवा खाने के बाद बुखार से काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और गहरी नींद में सो रही थी। हम चारों एक छोटी सी मेज के चारों तरफ बैठकर गर्मागर्म इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। बिजली जाने के बाद यह पहली बार था जब मैंने गर्म खाना खाया था। खाते खाते जियांग यी बोला, अगर कहीं से थोड़ा गैसलीन मिल जाए तो मैं एक छोटा जनरेटर चला सकता हूं। फिर सिर्फ लाइट ही नहीं, इंडक्शन कुकर से पानी उबालना और खाना बनाना भी आसान हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर चुनबिन की तरफ, जिसकी आंखों में मेरे लिए गहरा आभार था। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही पहला कदम उठाया है। अब मैं अकेला नहीं था, लेकिन मैं जितना अपना सिस्टम और ऑर्डर खड़ा कर रहा था, उतना ही किसी और के हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसी रात जियांग यी पहली मंजिल पर पहरा दे रहा था, जबकि मैं दूसरी मंजिल की विंडो से बाइनोकुलर्स लेकर बाहर नजर रखे हुए था। तभी सामने वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर एक खिड़की के पीछे हल्की सी आग की रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। वो लौ किसी भूतिया आग की तरह अंधेरे में चमक रही थी। मैंने तुरंत बाइनोकुलर्स उसी तरफ घुमाए। वहां एक आदमी टेलीस्कोप लेकर मेरी तरफ देख रहा था। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी वॉकी टॉकी पकड़े हुए था। उसे देखते ही मेरा चेहरा सख्त हो गया। वो ऑफिसर वोंग था। उसने अपना बेस बदल लिया था और अब उसके पास वॉकी टॉकीज भी थी। इसका मतलब साफ था कि वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक संगठित ग्रुप था। मैं उसे देख ही रहा था कि उसने भी मुझे देख लिया। कुछ पल के लिए वो रुका, फिर उसके चेहरे पर ठंडी और जहरीली मुस्कान फैल गई। उसने वॉकी टॉकी उठाया और कुछ कहा। अगले ही पल मेरे पास रखा छोटा वॉकी टॉकी बोल उठा, बॉसलिन। सो गई क्या? वो आवाज ऑफिसर वोंग की ही थी। ये वही बच्चों वाला वॉकी टॉकी था जिसे मैंने 2 सॉसेजेस के बदले एक लड़के से लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसी के जरिए वो मेरे सेफ हाउस तक पहुंच जाएगा। ऑफिसर वोंग हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बॉसलिन, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, कल सुबह खुद दरवाजा खोलो और अपनी 2/3 सप्लाईज हमें सौंप दो। बदले में मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों की जान की गारंटी देता हूं। दूसरा, अगर हमने खुद आकर सब लिया तो मामला सिर्फ सप्लाईज तक नहीं रुकेगा। तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बांधकर राफ्ट पर फेंक देंगे और बाढ़ के पानी के साथ बहा देंगे। उसके बाद जिंदा रहोगे या मरोगे, ये तुम्हारी किस्मत पर छोड़ देंगे। और हां, उस स्नाइपर से कोई उम्मीद मत रखना जिसने आज तुम्हारी जान बचाई थी। मैंने उसके बारे में पता लगा लिया है। वो सामने वाली अधूरी बिल्डिंग में रहने वाला एक पागल आदमी है। उसके पास सिर्फ एक मॉडिफाइड हंटिंग राइफल है और गोलियां भी बहुत कम बची है। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर वॉकी टॉकी से सिर्फ क्रैकलिंग की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं उस छोटे से प्लास्टिक वॉकी टॉकी को कसकर पकड़े खड़ा था। मेरी हथेली बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार मुझे सिर्फ बारिश की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से दुश्मन मुझे घेर चुके हों। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं जोरदार झटकों से जाग गया। पूरी कन्वीनियंस स्टोर किसी भूकंप की तरह कांप रही थी। मैं भागकर विंडो तक पहुंचा और बाहर जो देखा, उसे देखकर मेरी रगों में खून तक जम गया।
लकड़ी के तख्तों, पुराने टायर्स और तरह तरह के तैरते मलबे को बांधकर बनाए गए दर्जनों राफ्ट्स चारों दिशाओं से मेरी कन्वीनियंस स्टोर को घेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर राफ्ट पर कई आदमी खड़े थे। उनके हाथों में क्लब्स, मैचेटीज और दूसरे हथियार थे। भूख, लालच और पागलपन ने उनके चेहरों को इंसानों से कहीं ज्यादा डरावना बना दिया था। ऑफिसर वोंग की असॉल्ट बोट उन सभी राफ्ट्स के बीच सबसे आगे चल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे भेड़ियों के झुंड का लीडर अपने शिकार को घेर रहा हो। उसने फिर से लाउड स्पीकर उठाया और कल वाली बात दोहराने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा जहरीली थी। अंदर खाने और पानी का पहाड़ छिपा हुआ है। जो सबसे पहले अंदर घुसेगा उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। उसकी बात सुनते ही उसने इकट्ठा किए हुए गुंडे पूरी ताकत से मेरी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ टूट पड़े। इस बार मुझे बचाने के लिए कोई रहस्यमयी गन शॉट नहीं आई। चुनबिन और जियांग यी भी घबराकर मेरे पास आ गए। दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। जियांग यी कांपती आवाज में बोला, ब्रदर लिन, अब क्या करेंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। सामने दर्जनों हथियारबंद लोग थे, जबकि हमारी तरफ सिर्फ मैं, चुनबिन, जियांग यी और एक छोटी बच्ची थी। सीधे लड़ना मतलब पत्थर पर अंडा मारने जैसा था। नीचे गुंडे अब लकड़ी के मोटे खंभों से रोलिंग शटर और बैक डोर पर लगातार वार कर रहे थे। हर टक्कर के साथ पूरी कन्वीनियंस स्टोर हिल उठती थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल कौन था, अगर मैं उनकी पूरी भीड़ से नहीं लड़ सकता तो मुझे उनके कमांड सेंटर को खत्म करना होगा। मेरी नजर सीधे ऑफिसर वोंग की असॉल्ट बोट पर जाकर रुकी। मैंने तुरंत जियांग यी की तरफ देखा और पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी गैसोलीन दूं तो क्या 5 मिनट में ऐसा कुछ बना सकते हो जिसे फेंका जाए और जो धमाके के साथ आग पकड़ ले? जियांग यी पहले तो कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही सेकंड वो मेरी बात समझ गया। उसने दांत भींचकर सिर हिलाया। हाँ, अगर गैसोलीन और ग्लास बॉटल मिल जाए तो सिर्फ 1 मिनट काफी है। मैं बिना देर किए वेयरहाउस की तरफ भागा। मुझे याद था कि खेती के छोटे टूल्स में जंग न लगे, इसलिए मैंने एक मिनी टिलर रखा हुआ था जिसका फ्यूल टैंक गैसोलीन से भरा था। मैंने उसका कैप खोला और प्लास्टिक ट्यूब की मदद से गैसोलीन निकालकर कोक की बड़ी बोतल पूरी भर दी। बोतल जियांग यी को देते ही वो तुरंत काम में लग गया। कुछ ही देर में उसने एक साधारण मोलोटोव कॉकटेल तैयार कर दिया, लेकिन उसने नीचे खड़ी असॉल्ट बोट की तरफ देखकर चिंता से कहा, ब्रदर लिन, ये इतनी दूर नहीं जाएगा। बोट कम से कम 30 मीटर दूर है। मैंने बिना कुछ कहे टूल्स के ढेर में हाथ डाला और एक बहुत बड़ा स्लिंगशॉट बाहर निकाला। ये मेरे दादाजी का था, जिन्हें बर्ड्स हंट करने का शौक था। मैंने मोलोटोव कॉकटेल को स्लिंगशॉट की पाउच में सावधानी से बांधा और दूसरी मंजिल की विंडो तक पहुंचा। गहरी सांस लेकर मैंने छोटी सी विंडो खोल दी। नीचे खड़े गुंडों ने मुझे देखते ही खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई चिल्लाया, वो रहा, पकड़ो उसे। कुछ लोग पत्थर उठाने लगे। ऑफिसर वोंग ने भी मुझे देख लिया। उसने वॉकी टॉकी उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, तो बॉस लिन, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। क्या अब सरेंडर करने वाले हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जेब से लाइटर निकाला और मोलोटोव कॉकटेल की कपड़े वाली बाती को आग लगा दी। हवा और बारिश के बीच छोटी सी लौ कांप रही थी। मैंने स्लिंगशॉट पूरी ताकत से पीछे खींचा और सीधा असॉल्ट बोट पर निशाना साध लिया। उस पल नीचे मौजूद हर इंसान की नजर मेरे हाथ में जलते उस छोटे से फायरबॉल पर टिक गई। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। अगले ही पल मैंने स्लिंगशॉट छोड़ दिया। मोलोटोव कॉकटेल हवा में लाल नारंगी चाप बनाता हुआ सीधा ऑफिसर वोंग की असॉल्ट बोट पर जा गिरा। उसके चेहरे की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। वो चिल्लाया, कूदो, जल्दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोलोटोव कॉकटेल बोट के फ्यूल टैंक के पास फटा और अगले ही सेकंड जोरदार धमाके के साथ आग का विशाल गोला आसमान तक उठ गया। पूरी असॉल्ट बोट कुछ ही पलों में आग की लपटों में घिर गई। धमाके की शॉकवेव ने आसपास के कई राफ्ट्स पलट दिए। पानी में खड़े लोग एक एक करके उबलते पानी में गिरते पकौड़ों की तरह छपाक से डूबने लगे और चारों तरफ डरावनी चीखें गूंज उठीं। कुछ ही सेकंड पहले तक जो गुंडे पूरे घमंड में थे, वे अब पूरी तरह बिखर चुके थे। उनका कमांड सेंटर खत्म हो चुका था और वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे। तभी जियांग यी ने दूसरा मोलोटोव कॉकटेल मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे भी जलाया, स्लिंगशॉट पर लगाया और इस बार सबसे भीड़ वाले राफ्ट पर निशाना साधा। अगले ही पल पानी के ऊपर एक और आग का विस्फोट हुआ। पैनिक जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग चीखने लगे, भागो, वो शैतान है, जल्दी भागो। सारे हमलावर टूट चुके थे। उन्होंने अपने क्लब्स और मैचेटीज पानी में फेंक दिए और जान बचाने के लिए
जिस तरफ जगह मिली उसी तरफ भागने लगे। मैं दूसरी मंजिल की विंडो पर खड़ा था। मेरे हाथ में अब भी आखिरी मोलोटोव कॉकटेल था। उस पल नीचे से देखने वालों के लिए मैं किसी गॉड ऑफ डेथ से कम नहीं था। कुछ ही मिनटों में नीचे सिर्फ जलती हुई लकड़ियां, तैरता मलबा और पानी में तड़पते लोग दिखाई दे रहे थे। फिलहाल का संकट टल चुका था। चुनबिन और जियांग यी मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और डर दोनों थे, लेकिन मेरे दिल में जरा भी खुशी नहीं थी। मैं नीचे पानी में संघर्ष करते लोगों को देख रहा था और मुझे अच्छी तरह पता था कि मैंने आज पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अब हमारे बीच किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। या तो वे मरेंगे या मैं। तभी मेरी नजर अचानक पानी में तैरती एक काली वाटरप्रूफ बैग पर पड़ी। वो जली हुई असॉल्ट बोट के मलबे के पास लहरों के साथ बह रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये ऑफिसर वोंग का बैग था। मैंने उसे कई बार उसके कंधे पर देखा था। आखिर उसके अंदर क्या हो सकता है? मैंने तुरंत जियांग यी से कहा कि किसी तरह उसे बाहर निकालना होगा। शायद उसी बैग में ऑफिसर वोंग का सबसे बड़ा राज छिपा हो, या फिर उससे भी बड़ा खतरा। जियांग यी तुरंत एक लंबा क्लोथ्स ड्राइंग रॉड उठा लाया और उसके सिरे पर आयरन हुक बांध दिया। मैंने कई बार कोशिश की और आखिरकार हुक उस वाटरप्रूफ बैग में फंस गया। बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर अंदर लाया गया। बैग काफी भारी था। मैंने उसकी जिप खोली तो मैं, चुनबिन और जियांग यी तीनों एक साथ सन्न रह गए। अंदर न खाना था न पानी, सिर्फ 3 चीजें थी। पहली, एक पिस्तौल और उसके साथ 2 भरे हुए मैगजीन्स। दूसरी, वाटरप्रूफ कवर में बंद डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल। और तीसरी, एक सैटेलाइट फोन। मेरी नजर सबसे पहले उस पिस्तौल पर जाकर टिक गई। इस बिखरती हुई दुनिया में गन का मतलब था एब्सोल्यूट पावर। वही हमें बचा भी सकती थी और हमारी बर्बादी की वजह भी बन सकती थी। इसके बाद मैंने वाटरप्रूफ बैग से डॉक्यूमेंट्स निकाले। जैसे ही पहला पेज खोला, मेरी आंखें फैल गई। वो लाल रंग का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था डीप ब्लू इंसिडेंट के संबंध में हाईएस्ट लेवल कॉन्फिडेंशियल नोटिस। मैंने कांपते हाथों से वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट खोला और जैसे जैसे उसकी लाइनें पढ़ता गया, मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ती चली गई। उसमें लिखा था कि पूरी दुनिया में हो रही ये लगातार बारिश कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये डीप ब्लू नाम के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी, जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया था। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए समुद्र में मौजूद न्यूक्लियर कॉन्टामिनेशन को साफ करना था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान तैयार की गई एल्गी अचानक म्यूटेशन का शिकार हो गई। वो बेकाबू रफ्तार से बढ़ने लगी और उसने पूरी दुनिया में ओशन इवेपोरेशन की प्रक्रिया ही बदल दी। इसी वजह से ये कभी न रुकने वाली बारिश शुरू हुई। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि यही म्यूटेटेड एल्गी एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ती है, जो बारिश के पानी के साथ पूरे इकोसिस्टम में फैल चुका है। जो भी इंसान या जीव लंबे समय तक इस बारिश के संपर्क में रहेगा, उसके जीन्स बदलने लगेंगे और वो धीरे धीरे बेहद हिंसक और आक्रामक बन जाएगा। डॉक्यूमेंट के आखिरी हिस्से में एक आदेश लिखा था कि जिन जिन अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचे, वे तुरंत इस खबर को पूरी तरह दबा दें और किसी भी हालत में आम लोगों तक सच न पहुंचने दें। सबसे डराने वाली बात यह थी कि यह आदेश बारिश शुरू होने के सिर्फ 5वें दिन जारी किया गया था। यानी उन्हें शुरू से ही पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सब कुछ छिपा लिया। वे चाहते थे कि जब तक आम लोग अंधेरे में रहें, तब तक वे सभी जरूरी रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा लें। तभी मुझे समझ आया कि ऑफिसर वोंग आखिर कर क्या रहा था। उसने लोगों को मेरे खिलाफ इसलिए नहीं भड़काया था कि खाना बराबर बांटा जाए। उसका असली मकसद मेरी सारी सप्लाईज छीनना, अपना मिशन पूरा करना, या शायद अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करना था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बाढ़ या बारिश नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। तभी जियांग यी ने सैटेलाइट फोन की तरफ देखते हुए पूछा, ब्रदर लिन, क्या इससे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट किया जा सकता है? अगर उन क्लीनअप फोर्सेस से बात हो जाए तो शायद हमारे बचने की कोई उम्मीद हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने वो भारी सैटेलाइट फोन उठाया। उसकी बैटरी पूरी तरह फुल थी। मैंने पावर बटन दबाया और कुछ सेकंड बाद उसकी स्क्रीन जल उठी। सिग्नल नहीं था, लेकिन कॉल लॉग में एक नंबर दिखाई दिया जिस पर थोड़ी देर पहले ही कॉल की गई थी। मैंने बिना सोचे वही नंबर रीडायल कर दिया। कुछ देर तक सिर्फ तेज इलेक्ट्रिक नॉइज सुनाई देती रही। फिर एक शांत लेकिन सख्त आवाज आई, कैप्टन वोंग, रिपोर्ट दो, टारगेट वेयरहाउस पर कब्जा हो गया। मेरा दिल गले तक आ चुका था, लेकिन मैंने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया।
दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छाई रही। फिर उसकी आवाज सतर्क हो गई। तुम कौन हो? कैप्टन वोंग कहाँ है? मैंने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, एक्सीडेंट हो गया। टारगेट की फायर पावर उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। दूसरी तरफ का आदमी हैरान होकर बोला, फायर पावर? इंटेलिजेंस रिपोर्ट में तो लिखा था कि वहां सिर्फ एक सिविलियन है। मैंने तुरंत जवाब दिया, रिपोर्ट गलत थी। उसके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। हमारे बहुत लोग मारे गए। तुरंत रीइंफोर्समेंट भेजो। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरी तरफ लगभग 1 मिनट तक पूरी खामोशी रही। फिर वो आदमी बेहद ठंडी आवाज में बोला, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी जाएगी, लेकिन तुम्हें एक सलाह देता हूं। मैंने पूछा, कैसी सलाह? उसने बिना रुके कहा, उस बिल्डिंग में सिर्फ सप्लाईज ही नहीं है, वहां एक लड़की भी है। उसका नाम सुचिंग है। ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। सुचिंग, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। मैं तो समझ चुका था कि वो इस बाढ़ में बहुत पहले मर चुकी होगी, लेकिन सामने वाले ने आगे कहा, वो डीप ब्लू प्रोजेक्ट के चीफ साइंटिस्ट की बेटी है। शुरुआती एक्सपेरिमेंटल जोन से जिंदा निकलने वाली वो इकलौती इंसान है। संभव है कि उसके शरीर में ओरिजिनल स्ट्रेन के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हों। उसे हर हाल में जिंदा पकड़ो। उसे हॉस्टेज बनाकर वेयरहाउस की रक्षा कर रहे आदमी को सरेंडर करने पर मजबूर करो। यही तुम्हारा आखिरी मौका है। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मैं वही पत्थर की तरह खड़ा रह गया। चुनबिन और जियांग यी दोनों डर के मारे मुझे घूर रहे थे। सुचिंग जिंदा थी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो यही आसपास थी, बल्कि उसी बिल्डिंग के अंदर थी। सुचिंग मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लगभग 6 महीने पहले उसने मुझसे कहा था कि वह एक कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया और मैंने मान लिया था कि वो इस तबाही में मर चुकी होगी। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि पूरी इस डिजास्टर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी पल मुझे ऑफिसर वोंग की पूरी योजना समझ आ गई। उसका असली टारगेट मेरी सप्लाईज नहीं थी, उसका निशाना सुचिंग थी। उसने भीड़ को सिर्फ कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया ताकि अफरात फरी में मेरी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर घुसकर सुचिंग को ढूंढ सके। लेकिन सवाल यह था कि अगर सुचिंग सच में यहां है तो वो कहां छिपी है? मेरी कन्वीनियंस स्टोर इतनी भी बड़ी नहीं थी। मैं हर कोना पहले ही कई बार देख चुका था। यहां कोई और छिपा नहीं हो सकता था। तभी मेरी नजर अचानक अपने पैरों के नीचे फर्श पर पड़ी। मुझे दादाजी की एक पुरानी बात याद आई। उन्होंने बताया था कि दुकान बनाते समय नीचे एक बहुत गहरा सेलर बनाया गया था, जिसका एंट्रेंस पहली मंजिल पर कैश काउंटर के पीछे लगी लकड़ी की फायर बोर्ड के नीचे छिपा हुआ है। ये याद आते ही मैं लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे जियांग यी और चुन बिन भी आ गए। मैं कैश काउंटर तक पहुंचा और पागलों की तरह उसके ऊपर रखा सारा सामान फेंकने लगा। फिर पूरी ताकत लगाकर भारी लकड़ी की फायर बोर्ड उठाई। अगले ही पल नीचे से ठंडी सीलन भरी हवा का तेज झोंका ऊपर आया, जिसमें दवाइयों जैसी हल्की गंध भी मिली हुई थी। हमारे सामने जमीन के नीचे जाने वाला एक गहरा सेलर खुल चुका था। मैंने तुरंत फ्लैशलाइट उठाई और उसकी रोशनी उस अंधेरी गहराई की तरफ डाल दी। सेलर ज्यादा गहरा नहीं था। अंदर पुराने फर्नीचर, टूटे फूटे सामान और कबार का ढेर लगा हुआ था। लेकिन उसी कबार के कोने में बैठी एक परछाई पर जैसे ही मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ी, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो सुचिंग थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ चुका था, और मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक साथ हैरानी और डर भर गया। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, तुम यहां कैसे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने शरीर पर लिपटा हुआ ब्लैंकेट और कसकर पकड़ लिया और पीछे खड़े चुनबिन और जियांग यी की तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगी। तभी चुनबिन की नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसने घबराकर कहा, ब्रदर लिन, इसके हाथ देखो। मैंने फ्लैशलाइट नीचे की तो देखा कि सुचिंग की दोनों फॉरआर्म्स पर अनगिनत इंजेक्शन मार्क्स थे। कुछ पुराने घाव गहरे लाल रंग की पपड़ी बन चुके थे, जबकि कई निशान बिल्कुल ताजा थे। उनके आसपास की स्किन भी असामान्य रूप से सूजी और लाल दिखाई दे रही थी। उसके पैरों के पास दर्जनों खाली सिरिंजेस और कई ग्लास बॉटल्स बिखरी पड़ी थी। चुनबिन तुरंत नीचे उतरा, एक बॉटल उठाई और उसकी स्मेल सूंघते ही उसका चेहरा बदल गया। वो गंभीर आवाज में बोला, ये मेडिसिन नहीं है, ये सेडेटिव है, और वो भी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला। ये अपना इलाज नहीं कर रही, बल्कि खुद को बार बार सेडेटिव इंजेक्ट कर रही है। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में डॉक्यूमेंट की बातें गूंजने लगी। अगर सुचिंग सच में एंटीबॉडीज लेकर जिंदा बची है, तो वो खुद को इतनी भारी मात्रा में सेडेटिव क्यों दे रही है? तभी मुझे उस रिपोर्ट की सबसे डरावनी लाइन याद आई, जो भी लंबे समय तक इस बारिश के असर में रहेगा, उसके जीन्स बदलने लगेंगे
और वो बेहद हिंसक बन जाएगा। सुचिंग तो उस शुरुआती एक्सपेरिमेंटल जोन से बचकर निकली इकलौती इंसान थी, यानी उसने सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वाला ओरिजिनल स्ट्रेन झेला था। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। मैंने सेलर के कोने में कांपती हुई उस लड़की को देखा जिसे मैं कभी दिल से प्यार करता था, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी उम्मीद के सामने नहीं, बल्कि ऐसे खतरे के सामने खड़ा हूं जो किसी भी पल फट सकता है। मैंने खुद को किसी तरह शांत किया। सबसे पहले चुनबिन से कहा कि वो ऊपर जाकर अपनी बेटी का ध्यान रखे, और जियांग यी को सेलर के एंट्रेंस पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। मैंने साफ कहा कि जब तक मैं न कहूं किसी को भी नीचे आने मत देना। फिर मैं अकेला सेलर में उतर गया। सुचिंग अब भी कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी, बिल्कुल किसी घायल हेजहॉग की तरह। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? उसने कांपते हुए जवाब दिया, ऑफिसर वोंग। और सिर्फ वही नहीं, शायद और भी लोग। मुझे ठीक से नहीं पता। मेरा दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरी नजर फिर उसके पैरों के पास रखी खाली सेडेटिव बॉटल्स पर गई। साफ दिखाई दे रहा था कि इतनी ज्यादा दवाइयों ने उसके दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया है। मैंने पूछा, तुम यहां कब से छिपी हुई हो? उसने धीरे धीरे कहा, जब बारिश शुरू हुई थी। उसी समय एक्सपेरिमेंट वाली शिप पर हादसा हो गया। मैं समुद्र में गिर गई थी। किसी तरह एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर लहरों के सहारे किनारे तक पहुंची। मुझे याद था कि तुमने कभी अपनी कन्वीनियंस स्टोर के बारे में बताया था, इसलिए मैं यहां आ गई। लेकिन मैंने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि कहीं मेरा पीछा करने वाले लोग भी यहां न पहुंच जाएं। इसलिए मैं यहीं नीचे छिप गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन खुद को बार बार सेडेटिव क्यों इंजेक्ट कर रही हो? ये सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अचानक सिर उठाया और खून से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं। लिन, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कभी कभी मेरे शरीर के अंदर कुछ और जाग जाता है। मुझे लगता है मेरे अंदर कोई दूसरा इंसान है। उसे भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख। वो बोलते बोलते रुक गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये एंटीबॉडीज कोई परफेक्ट क्योर नहीं थी। उसके अंदर अब भी हंगर, एग्रेशन और इंसानी मांस की भयानक क्रेविंग जिंदा थी। वो रोते हुए मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, लिन, अगर मैं पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाऊं, उससे पहले मुझे मार देना। प्लीज, मुझे खत्म कर देना। उसकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? तभी ऊपर सेलर के एंट्रेंस से जियांग यी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, ब्रदर लिन, जल्दी ऊपर आइए, कुछ हो गया है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं बिना एक पल रुके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा। जैसे ही सेलर से बाहर निकला, मुझे तेज खून की बदबू महसूस हुई। मैं दौड़ता हुआ दूसरी मंजिल पर पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गई। चुनबिन जमीन पर खून के तालाब में पड़ा था। उसकी छाती पर एक बहुत बड़ा गहरा घाव था, जिससे लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और उनमें हैरानी, डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी छोटी बेटी वहां कहीं नहीं थी। तभी जियांग यी हाफते हुए मेरे पास आया और बोला, अभी अभी मैंने सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक काली परछाई देखी। वो स्पाइडर की तरह रस्सी के सहारे इधर से उधर झूल कर आई, डॉक्टर चुनबिन को मार डाला और उनकी बेटी को उठाकर ले गई। ये सुनते ही मैं भागकर विंडो तक पहुंचा, बाइनोक्यूलर्स उठाए और सामने खड़ी अधूरी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर नजरें जमा दी। अंधेरी खिड़की के भीतर वही परछाई खड़ी थी। उसकी बाहों में बेहोश छोटी बच्ची थी। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़कर अपने सिर से होड़ हटाया। उसका चेहरा देखते ही मेरी सांस अटक गई। वो वही आदमी था जिसे मैं बहुत पहले मर चुका समझ चुका था। ऑफिसर वोंग का साथी, मन की। वो जिंदा था। उस रात वेंटिलेशन डक्ट में लगी आग से वो किसी तरह बच निकला था। अब उसके चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। काली पड़ी चमड़ी उसे किसी नरक से निकले राक्षस जैसा बना रही थी। उसने मेरी तरफ घूरते हुए एक टेढ़ी और डरावनी मुस्कान दी। फिर एक व्हाइट बोर्ड उठाया। उस पर लाल रंग से लिखा था, उस औरत के बदले इस लड़की को ले जाओ। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर उसने मेरी मदद की थी तो अब बच्ची को क्यों उठा ले गया? चुनबिन को क्यों मार दिया? मैंने खुद को शांत किया और पूरी घटना जोड़ने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि उसे एहसास हो गया था कि जितना समय बीतेगा मेरी सुरक्षा उतनी मजबूत होती जाएगी। इसलिए उसने बच्ची को हॉस्टेज बना लिया ताकि मुझे मजबूर किया जा सके। उसका असली निशाना हमेशा से सुचिंग थी। अगर वो सुचिंग को पकड़ लेता तो शायद इस अपकलिप्स में
और भी ताकतवर बन सकता था। जियांग यी धीमी आवाज में बोला, ब्रदर लिन, क्या हम? उसने सेलर की तरफ देखा, लेकिन बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। सुचिंग को देकर बच्ची को बचा लिया जाए। एक तरफ वो लड़की थी जो किसी भी पल मॉन्स्टर बन सकती थी, दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की जान। दिमाग कह रहा था कि यही सही फैसला है, लेकिन दिल इसे मानने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या मन की सच में बच्ची को छोड़ देगा? मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना ही था। तभी मेरी नजर फिर उन पोटेशियम परमैंगनेट के पैकेट्स और अल्कोहल की बॉटल्स पर पड़ी। मैंने सेल में बैठी सुचिंग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो? वो कुछ पल तक मुझे देखती रही। शायद उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने गंभीर आवाज में कहा, अगर जीना चाहती हो तो मेरी बात मानो। तुम्हारे शरीर के अंदर जो है वो सिर्फ श्राप नहीं, एक वेपन भी है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मनकी ने अगली शाम सनसेट के समय एक्सचेंज का वक्त तय किया था। हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन था। मैंने जियांग यी को सारा अल्कोहल और पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर दर्जनों ग्लास बॉटल्स तैयार करने को कहा। मैंने अपनी कमर के पीछे पिस्टल और उसके 2 भरे हुए मैगजीन्स लगा लिए। फिर मैं सेल में पहुंचा। सुचिंग के शरीर के अंदर का बदलाव अब और तेज हो चुका था। वो भयानक दर्द सह रही थी, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके गले से किसी जंगली जानवर जैसी घरघराहट निकल रही थी। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। मैंने जेब से ब्लड बैग निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो। उसने झपटकर ब्लड बैग छीन लिया और लालच से पूरा खून पी गई। कुछ ही देर बाद उसके शरीर की कंपी धीरे धीरे कम होने लगी। उसके अंदर की पागल कर देने वाली भूख फिलहाल शांत हो गई थी, लेकिन बदले में उसकी ताकत और इंद्रियां पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, पहले से कहीं बेहतर। आखिरकार तय समय आ गया। शाम का सूरज खून की तरह लाल था। मनकी सामने दिखाई दिया। उसकी बाहों में अब भी बेहोश छोटी बच्ची थी। मैं और सुचिंग कन्वीनियंस स्टोर का बैक डोर खोलकर बाहर आए और दूसरी मंजिल के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। जैसे ही मनकी की नजर सुचिंग पर पड़ी, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो चिल्लाया, बहुत बढ़िया, उसे सामने वाले राफ्ट पर भेज दो। फिर तुम लोग लड़की को लेकर निकल जाना। उसने पास तैर रहे एक खाली वुडन राफ्ट की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैंने सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाई। अगले ही पल पहली मंजिल की विंडो से जियांग यी ने एक के बाद एक स्मोक बॉटल्स बाहर फेंकनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में गाढ़ा धुआं पूरे पानी पर फैल गया। चारों तरफ कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। मनकी गुस्से से चीखा, तुम मौत बुला रहे हो। उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई, लेकिन धुएं में उसे कोई टारगेट दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक उसी पल सुचिंग हरकत में आ गई। वो किसी ब्लैक चीता की तरह दूसरी मंजिल से लगभग 5 मीटर नीचे कूद गई। जमीन पर उतरते ही उसने बिना आवाज किए दीवार से खुद को इस तरह चिपका लिया जैसे कोई गेको हो। फिर वो बिजली की रफ्तार से दीवार के सहारे रेंगते हुए मनकी की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। मनकी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उसने धुएं में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां मेरे कानों के पास से सीटी बजाती हुई निकल रही थी, लेकिन मैं नहीं झुका। मैंने अपनी पिस्तौल उठाई और उसकी दिशा में लगातार फायर करना शुरू कर दिया। मेरी निशानेबाजी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा मकसद उसे मारना नहीं था। मुझे सिर्फ इतना करना था कि मनकी का ध्यान मेरी तरफ रहे और सुचिंग को हमला करने का मौका मिल जाए। कुछ ही पल बाद धुएं, गोलियों और धमाकों के बीच अचानक एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो मनकी की चीख थी। धीरे धीरे धुआं छंटने लगा। सामने वाली छत पर जो दृश्य मैंने देखा, उसने मुझे कुछ पल के लिए जड़ कर दिया। मनकी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी स्नाइपर राइफल एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसका गला एक सफेद हाथ ने इतनी ताकत से दबा रखा था कि वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। उसके ऊपर सुचिंग बैठी थी। वो उसे ठंडी नजरों से देख रही थी। उसके दूसरे हाथ की उंगलियां पंजों की तरह मुड़ चुकी थी और काले पड़ चुके नाखून मनकी के शरीर में गहराई तक धंसे हुए थे। थोड़ी दूर वही छोटी बच्ची बेहोश लेकिन सुरक्षित पड़ी थी। मनकी रोते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन सुचिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो धीरे धीरे उसके कान के पास झुकी, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। फिर मैंने देखा कि उसके दांत किसी जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले हो गए।
मैं आगे नहीं देख सका और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। काफी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि बारिश रुक चुकी है। लगातार 70 दिनों तक बरसने के बाद पहली बार आसमान साफ हुआ था। दूर हराइजन पर डूबते सूरज की आखिरी लाल किरणें दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद सुचिंग अपनी बाहों में उस छोटी बच्ची को लेकर छत से ऐसे नीचे उतरी जैसे कोई हल्का पंख हवा में तैरता हुआ जमीन पर आ जाए। उसके कपड़े और शरीर खून से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार इंसानियत की हल्की सी चमक लौट आई थी। उसने चुपचाप बच्ची को मेरी बाहों में सौंप दिया और धीमी आवाज में बोली, सब खत्म हो गया। मैंने एक नजर सुचिंग पर डाली, फिर अपनी बाहों में सुरक्षित बच्ची की तरफ देखा। मेरे दिल में राहत, दुख और उलझन सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। लेकिन उसी पल एक तरफ पड़ा सैटेलाइट फोन अचानक बज उठा। मैंने तुरंत कॉल उठाई। इस बार दूसरी तरफ वो ठंडी पुरुष आवाज नहीं थी, उसकी जगह एक मीठी लेकिन अजीब सी डरावनी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो हल्की हंसी के साथ बोली, बधाई हो मिस्टर लिंजो, आपने फाइनल टेस्ट पास कर लिया। एवोल्यूशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फिर वो कुछ पल रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, ओह हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। तुम्हारी बाहों में जो छोटी लड़की है और तुम्हारे पास खड़ी वो महिला, ये दोनों शुरुआत से ही हमारे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए इनिशियल सैंपल्स थे।